माता की। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेजा जी, विभाजन की विभीषिका को स्मरण कर एक संकल्प लेने के लिए कि अब देश विभाजित नहीं होने देंगे। देश भर में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, उस श्रृंखला में आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित समाज के सभी वरिष्ठ बंधु, कार्यक्रम में उपस्थित सिंधी समाज से जुड़े हुए मेरे सारे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, मित्रों, आजादी का एक लंबा संघर्ष अखंड भारत के लोगों ने मिलकर के लड़ा। भारत की सभ्यता पर, भारत की संस्कृति पर, भारत की समृद्धि पर हजारों वर्षों तक हमले होते रहे। हुन आए, कुषाण आए, शक आए, अरब आए, खलीफा आए, कासिम आए, गुलाम आए, मुगल आए, खिलजी आए। इन सब ने हमला किया और उसके बाद में अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसी, डच और पुर्तगीज, इतनी तरह के आक्रांताओं ने भारत पर आकर के हमला किया। लेकिन मुगलों के समय में जिस तरह की पराधीनता भारत में आई और उसके बाद अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत को गुलाम बना करके भारत का आर्थिक रूप से शोषण तो किया ही, लेकिन साथ साथ में भारत में सामाजिक विद्वेष पैदा करने का काम किया। फूट डालो और राज करो की नीति के चलते हुए भारत में जिस तरह के हालात अंग्रेजों ने पैदा किए, उसके अंतिम परिणति कांग्रेस की सत्तारूढ़ता के चलते हुए देश के विभाजन में। देश के विभाजन की नींव 1919 जब इजिप्ट के खलीफा को, टर्की के खलीफा को जब अपदस्थ कर दिया गया, इसको अपदस्थ करने के साथ ही खिलाफत आंदोलन विश्व के बहुत सारे देशों में शुरू हुआ। प्रत्यक्ष रूप से भारत का उस आंदोलन से कहीं किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अली बंधुओं ने महात्मा गांधी जी से उस समय चर्चा करना प्रारंभ किया कि भारत के मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए और भारत का मुसलमानों का असहयोग आंदोलन में साथ लेने के लिए हमको इस खिलाफत आंदोलन की का यहाँ भारत में सपोर्ट करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। और उस आंदोलन में सहयोग करने के लिए जिस तरह से गांधी जी पर कांग्रेस पर दबाव बनाया गया और कांग्रेस ने दबाव में आकर के खिलाफत आंदोलन में सहयोग करना स्वीकार किया, वहां से उस समय के मुस्लिम नेताओं के मन में ये बात प्रबल हुई कि हम दबाव बना करके कांग्रेस पर किसी भी तरह की अनैतिक भाव को स्वीकार कर सकते हैं। और उसके बाद में जिस तरह के हालात उत्पन्न होना शुरू हुए, धीरे धीरे कालांतर में जिस तरह से मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की मांग का कार्यक्रम प्रारंभ किया, हजारों हिंदुओं का भारत में, अखंड भारत में कत्लेआम हुआ। डायरेक्ट एक्शन में 1946 में जिस तरह से लगभग एक दिन में मालामाल में 10,000 लोगों का, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और हजारों महिलाओं के साथ में बर्बरतापूर्वक और अन्यायपूर्ण आचरण। और उस सब के बाद में जब कांग्रेस पार्टी ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, जिस देश की अखंडता के लिए, जिस भारत माता को आजाद करने के लिए, जिस भारत माता की गुलामी की बेटियों को काटने के कठोर यातनाएं दी गई, उनको कोल्हू में बैल की जगह जोता गया, उनको बर्फ की शिलाओं पर लिटाया गया, उनको कोड़ों के मार के दंड दिए गए, लेकिन फिर भी आजादी के लिए लड़ने और भारत माता की गुलामी और उसकी बेड़ी से मुक्त करेंगे, ये भावना दृढ़ से दृढ़ होती गई। अंग्रेजों के दमन चक्र के बावजूद भारत के लोगों में जिस तरह का भाव जागृत हुआ था और 1942 9 अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा माननीय गांधी जी ने दिया और क्विट इंडिया मूवमेंट जब भारत में जन सामान्य का आंदोलन बनकर के खड़ा हुआ, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय अंग्रेजों की कुत्सित नीति और कांग्रेस के मुस्लिम लीग के दबाव में आ जाने के कारण और कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुखियाओं के द्वारा भारत को आजाद कराने की कीमत अपनी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी प्राप्त करने का होने के चलते हुए भारत का विभाजन नेहरू जी ने स्वीकार किया और उस विभाजन के साथ में दुनिया के इतिहास में एक काला प्रश्न जुड़ा,
जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ। 1.5 करोड़ लोगों ने, ऐसा माना जाता है कि उस समय जो है अपना घर बार छोड़ करके, अपना व्यापार, अपना काम धंधा छोड़ करके और भारत में आकर के शरणार्थी के रूप में जीवन जीना स्वीकार किया। उस कतलेआम के दौर में ऐसा माना जाता है कि 6 लाख लोगों का जो है वो कत्ल किया गया और 1 लाख महिलाओं के साथ में उस समय बलात्कार और अनाचार जैसी घटनाएं हुई थी। जैसा अभी आदरणीय रमेश जी बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को आरी में से चीर करके ऐसे फेंक दिए। इस तरह की घटनाओं के साथ में देश का विभाजन हुआ और विभाजन की त्रासदियों को देखते हुए लियाकत अली जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नामित हुए थे, उनके और प्रधानमंत्री भारत के नेहरू जी के बीच में एक समझौता हुआ और जिस समझौते के तहत ये तय हुआ था कि जो लोग वापस पुराने स्थानों पर लौट जाएंगे उनको उनकी परिसंपत्तियां और उनकी जो है मिल्कियत वो सब वापस लौटा दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जो लोग अपना सब कुछ छोड़ करके, बड़ा व्यापार व्यवसाय छोड़ करके, अपना सर जमीन घर मकान सब छोड़ करके आए थे, वो शरणार्थी कैंपों में वर्षों तक रहने को मजबूर हुए। लेकिन मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि नेहरू और लियाकत की संधि के बाद में जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, उन कानून का मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देकर के इसे एक काला अध्याय ऐसा मानते हुए अपने आप को निर्वासित के रूप में रहना स्वीकार किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो 1950 में भविष्यवाणी कर दी थी कि ये दिल्ली समझौता जो लियाकत अली के प्रधानमंत्री लियाकत अली और नेहरू जी के बीच में हुआ था, ये समझौता निश्चित रूप से विफल होने वाला है। और उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय कहा था कि मैं पूरी गंभीरता के साथ में ये बात का आपका पूछता हूँ कि संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या इस समझौते का उद्देश्य ये नहीं था कि हिंदू बिना भय के सुरक्षित वापस जाकर के अपने घर में, अपने स्थान पर अपने व्यापार व्यवसाय को कर सके? अगर इस दृष्टिकोण से ही निर्णय लेना था तो उन्होंने कहा कि यह समझौता निश्चित रूप से विफल हो गया है और पलायन आज भी जारी है। मित्रों, 1961 से लेकर के 1971 तक प्रतिदिन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग 583 लोग प्रतिदिन पलायन करके उसके बाद में भी आते थे। जिन्ना ने उस समय ये कहा था कि पाकिस्तान में सारे हिंदू सुरक्षित रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं पर जिस तरह से निरंतर बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता रहा और उसके परिणाम स्वरूप हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग देश छोड़कर के आने को मजबूर हुए थे। और उसके बाद में 1971 में जब पाकिस्तान का दोबारा विभाजन हुआ, तब हिंदुओं के साथ में वो विभाजन की विभीषिका का परिदृश्य एक बार पुनः जागृत हुआ। और उस समय बांग्लादेश के विभाजन के समय में हजारों हिंदुओं का मुगल मुसलमानों ने कत्लेआम किया। एक एक दिन में अनेक हिंदुओं को कत्लेआम करके मौत से घाट उतार दिया गया। उनकी महिलाओं के साथ एक बार फिर अत्याचार अनाचार का दौर प्रारंभ हुआ। हजारों की संख्या में एक साथ 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से जो आज की तारीख में बांग्लादेश है, उससे बढ़ते एक बार फिर शरणार्थी भारत में आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन ये क्रम वही नहीं थमा। उसके बाद में भी निरंतर 1971 के बाद में भी 1981 तक में लगभग 500 लोग प्रतिदिन भारत में आ रहे थे और 81 से लेकर के 91 तक के मैं देखूं तो लगभग 418 लोग प्रतिदिन पाकिस्तान से आकर के भारत में शरण लेने के लिए मजबूर थे। आज भी वही परिस्थिति है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में, आप लोगों का जो संबंध पाकिस्तान में आदरणीय गणेश बिजाना जी बैठे, ये देखते हैं इन्होंने निरंतर इनका संपर्क, जीवन संपर्क जो है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के साथ में, और जो पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आते हैं उनके साथ में भी इनका जीवन संपर्क है। निश्चित रूप से वो सब कुछ अपना छोड़ करके अपने तमाम यातनाओं को सहते हुए अपने बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए मात्र भारत में आकर के शरण लेते हैं। लेकिन उसके बाद में भी उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उनके उन कष्टों का निवारण करने के लिए अनेक निर्णय माननीय मोदी जी की सरकार में हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सीए का कानून संसद ने पारित किया है, लेकिन अभी वो कानून लागू होना शेष है। और निश्चित ही मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि शीघ्र ये कानून पारित कर जो है कानून की सभी नियम उपनियम बना करके कानून भारत में लागू होगा। मित्रों, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज ये विभाजन विभीषिका का दिवस हम सब लोग इसलिए मनाएं कि हम इस संकल्प को दृढ़ से दृढ़तर करें कि आने वाले किसी भी समय में सदियों तक अब भारत में 1 इंच का भी विभाजन नहीं हो पाएगा। हम इसको सुनिश्चित करेंगे। जीएसटी मूवमेंट के जो लोग काम करते हैं
मेरा उन सबके साथ में पुराने समय में जीवंत संपर्क रहा है। आदरणीय रणवीर सिंह किशोरा साहब यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, वो जीएसएन मूवमेंट के साथ में बहुत एक्टिवली काम करते थे और अब तो जीएसएन और सिंध के स्वायत्तता का मूवमेंट जो है पूरे विश्व भर में पहचाना जाने लगा है। यूनाइटेड नेशंस में सूफी लगारी जो है उन्होंने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सिंध की स्वायत्तता के लिए उन्होंने बातचीत की और इसी तरह से गवर्नमेंट इन एक्साइल जो है वो बलूचिस्तान की भी दुनिया के दूसरे देशों में बन गई है, उसको भी मान्यता मिली है। नायला बलूच जो है उसके प्रधानमंत्री के रूप में नामित की गई। लेकिन जिस तरह के हालात हमने सबने देखे हैं, जिस तरह का दर्द हम सब ने जो है महसूस किया है, मैं फिर आप सबसे आग्रह करूंगा कि ये विभाजन विभीषिका का दिवस हम सबके लिए संकल्प लेने का दिन है कि हम आने वाले समय में देश को बिल्कुल बांटने नहीं देंगे। हमारे किसी भी साथी को इस तरह का दर्द न देखना पड़े, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह का दर्द न भोगना पड़े, इसका संकल्प लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे। मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत की शक्ति बढ़ी है, जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ी है और बढ़ते बदलते हुए भारत की तस्वीर जिस तरह से विश्व आज देख रहा है, उसके बाद में भारत को लेकर के जिस तरह की असीम संभावनाएं आज विश्व जो है भारत को देख रहा है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाला समय निश्चित ही भारत का होने वाला है। और जिस तरह से कालचक्र का पहिया घूम रहा है, पहले कोई समय में भारत जो है, जैसा मैंने कहा, दुनिया का सबसे समृद्ध संपन्न देश था। भारत से आगे निकल करके समृद्धि और संपन्नता और आर्थिक संपन्नता जो है भारत से बाहर निकल करके बाद में पश्चिमी पूर्वी यूरोप में गई, वहां से बाद में इंग्लैंड तक पहुंची, इंग्लैंड से लेकर के अमेरिका में पहुंची, अमेरिका से वापस चक्कर घूम करके और जो है एशियन टाइगर्स जापान और हांगकांग ताइवान इनके पास में आया। वहां से 30 साल पहले चीन में संपन्नता आई और अब चीन के बाद में किसका नंबर आता है? चक्र पूरा होने वाला और भारत का नंबर आने वाला है और आने वाली सदी तो वर्तमान की सदी पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि ये सदी भारत की है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प हम सबके साथ में मिलकर के 130 करोड़ भारतीयों के साथ में मिलकर के लिया था। ये आजादी के अमृत काल में जब कल से हम प्रवेश करने वाले, हमने अमृत महोत्सव 1.5 साल तक मनाया और इस 75 सप्ताह तक हमने आजादी की लड़ाई में ऐसे कुर्बान हुए सारे नाम लोगों का स्मरण किया। ऐसे हजारों लोग जिन्होंने बलिदान किया था, कुर्बान किया था, योगदान किया था, जिनको इतिहास के पन्नों में कहीं भुला दिया गया था, हमने उनको वापस स्मरण किया, उनको याद किया और हम ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें, उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें। लेकिन आज जो है हमारा देश अब उस मार्ग पर चल पड़ा है कि हम आजादी के अमृत काल में कल प्रदेश के साथ से लेकर के इस लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ेंगे कि 2047 तक हम देश को विकसित भारत बनाएंगे और विकसित भारत से कम का कोई भी लक्ष्य हमको स्वीकार नहीं है। और भारत को विकसित बनाने की इस क्रम में अब हमको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, हमको योगदान करने की आवश्यकता है। और मैं जिस समाज के लोगों के साथ में बैठा हूँ उसमें इन साल तो उनसे चर्चा कर रहा हूँ, उस समाज में अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने चरित्र के बल पर, अपने आत्मबल पर की ताकत पर अपने आप को न केवल देश में स्थापित किया, अपितु एक राष्ट्रवादी समाज के रूप में अपनी पहचान पूरे देश भर में बनाई। भारत आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, आज के आजादी के संघर्ष से लेकर के, सेपरेशन से लेकर के, विभाजन से लेकर के आज जिस मुकाम पर आकर के भारत पहुंचा है, मैं जिम्मेदारी से यहाँ खड़े होकर के इस पवित्र मंदिर में ये कह सकता हूँ, उसमें सिंधी समाज की बहुत बड़ी भूमिका। सिंधी समाज ने न केवल अपने पुरुषार्थ से स्वयं समाज को खड़ा किया, अपने आप को खड़ा किया, अभी तो सिंधी समाज ने पुरुषार्थ के साथ में जीवन किस तरह से जिया जाता है उसकी प्रेरणा देश के करोड़ों लोगों को दी है। आज मैं आप सबसे आग्रह और आह्वान करता हूँ कि हम सब संकल्पबद्ध हों कि हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, गुलामी के हर चिन्ह को समाप्त करेंगे और साथ साथ में हमारी विरासत को सहेजते हुए, चाहे सिंध हमारी विरासत होगी या भारत में हमारी विरासत के जितने भी केंद्र हैं, उन सब केंद्रों को सहेजते हुए, उनको वापस पुनरुद्धार करते हुए हम जब विकसित भारत बनाएंगे तो अपने विरासत के गौरव के साथ में बनाएंगे। ऐसे आपको भारत को विकसित बनाने के इस संकल्प के साथ में हम सब जुटे हैं, इस भाव के साथ में, इस अपेक्षा के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की आयो।